अस्सलाम वालेकुम। आज तहसीलदार का इंटरव्यू जो होने वाला है, तो सबसे पहले तो तमाम लोगों को मुबारकबाद जिन्होंने तहसीलदार का जो है वो टेस्ट क्लियर किया है। और क्योंकि बड़ी अच्छी सीट है ये, और लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए पुरुम्मीद हैं। तो 68 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 64 सीटें जो हैं ओपन मेरिट की हैं। तो 64 इस तरह के लोग होंगे जिनको तहसीलदार की जॉब मिलेगी। तो लेकिन शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो 354 हैं। 334 ओपन मेरिट के ऊपर हैं, और बाकी जो है 20 कैंडिडेट जो हैं वो मिनॉरिटी कोटा, 4 मिनॉरिटी कोटा के जो सीट्स थी। तो इंटरव्यू के हवाले से मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। ये अभी जो पैनल आया हुआ है इंटरव्यू का, यानी ये जो मेंबर्स हैं पीपीएससी के टोटल, तो इनमें से अक्सर मेंबर्स को मैंने इंटरव्यू दे रखा है। उसके अलावा मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, और वो मेरे से एक्सपीरियंस अपना शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की कॉल्स आ रही थी और वो ये बात पूछ रहे थे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन और इस हवाले से। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक जर्नल जो गाइडेंस है वो तो तमाम लोगों के पास होनी चाहिए। और अगर कोई स्पेसिफिकली कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनका पहला इंटरव्यू है, और अगर कोई आप में से मेरे साथ जुड़ना चाहता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से जो नंबर्स हैं ऊपर आपको थंबनेल पर भी नज़र आ रहे होंगे, तो आप इसके ऊपर कॉल करें। तो आपको इस बारे में गाइड कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में मैं बता भी दूंगा आपको। तो इंटरव्यू बेसिकली आप लोगों को पता है कि कोई भी हो, बेशक पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, इंटरव्यू है ये बेसिकली। तो अक्सर लोग इसको नसीब पर छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से आप तमाम लोगों ने टेस्ट के लिए मेहनत की और अपनी जान मारी, और उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट हुए, तो अभी आपके पास वक्त है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 15 से 20 दिन जो हैं वो आप लोगों के पास होंगे। तो आप लोग, तमाम लोग अभी से मेहनत शुरू कर दें। जिन एरियाज़ को मैं बताता हूँ इन एरियाज़ के ऊपर मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो बाकी नसीब की बात है। अगर जिन लोगों का भी, जिन 64 या 68 लोगों का इधर रिस्क लिखा हुआ है, तो उनको मिलना है। तो लेकिन आपको अपना बेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है, तगदो की है, उसके बाद आपका ये टेस्ट क्लियर हुआ है। तो आप तमाम लोग जो है मेहनत करें। और इंटरव्यूज़ के मैं थोड़े से एरिया भी डिटरमाइन कर देता हूँ कि कौन कौन से एरियाज़ होते हैं। तो जो पीपीएस में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो देखे जाते हैं और जो चीज़ें हैं। तो बाकी जो मेंबर्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को लाजमी कहूँगा कि पीपीएससी की वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद उन मेंबर्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, जैसे हमजा जावेद सलीमी साहब की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कैप्टन आरिफ नवाज साहब की जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो उनके साथ एक आशनाई हो जाती है। यानी अगर नॉर्मल रूटीन में भी हम लोग देखें, तो अगर हम किसी अनजान बंदे के पास चले जाएं, तो हमें थोड़ा सा ऑड हो रहा होता है, और अगर हमें उसके बारे में कुछ पता हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो एक बड़ी आशनाई सी होती है और इतना ज़्यादा ऑड नहीं फील हो रहा होता। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि जिनका पहला इंटरव्यू है ये तहसीलदार का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बता रहे थे कि उनका ये पहला इंटरव्यू है। जैसे जुनैर अहमद है, उसके बाद अली हैदर एक लड़का है, सैयद अली हैदर बुखारी, तो उन्होंने तो काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं। उसके अलावा एक और अली हैदर हैं, तो उन्होंने रब्ता किया है। उसके बाद सज्जाद साहब एक हैं, सज्जाद एक और भी हैं, तो उन्होंने रब्ता किया कि भाई उनका भी ये पहला इंटरव्यू है। इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका पहला इंटरव्यू है। तो मैं आपको पहली रिकमेंडेशन मेरी ये है, सुजेशन ये है कि आप इंटरव्यूअर्स जितने भी मेंबर हैं उनकी पिक्चर्स को देखें, उनके साथ एक आशनाई बनाएं। तो बाकी इनके बारे में जो डिटेल है, ये किस तरह के मार्क्स देते हैं ये लोग, और कौन से कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी डिग्री के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, डिग्री के रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। कुछ इस तरीके के मेंबर्स होते हैं जो जनरल नॉलेज जो है उसको जो है फोकस कर रहे होते हैं। कुछ मेंबर्स हैं जो करंट अफेयर्स के लिए जो है वो तरफ से जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। कुछ इस्लामियात की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। बाकी इंटरव्यू आपने ही लीड करना होता है। आपने उनको बताना होता है कि भाई आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, अपने आंसर के ज़रिए से, अपने इंट्रोडक्शन के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से। तो हम सीधा जो एक बुनियादी चीज़ें हैं इंटरव्यू के हवाले से वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रेसिंग की।
तो ड्रेसिंग के हवाले से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके की करनी चाहिए, क्या है ड्रेसिंग, कौन से कलर्स हैं, क्या चक्कर है। तो जी ड्रेसिंग इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आपको बिल्कुल ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई आप कपड़ा पहन लें जो आपने पहले नहीं पहन रखा और उस दिन आपको अजीब ही फील हो रहा हो खुद को ही। अगर खुद को अजीब फील हो रहा होगा तो फिर उधर जाके क्या परफॉर्मेंस आप निकालेंगे। तो इस तरीके की ड्रेसिंग करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपको अजीब ना फील हो रहा हो, ताकि आप उधर अपने बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठें और पूरा इंटरव्यू जो आपका हो उसके दौरान आपको आपकी ड्रेसिंग की टेंशन ना हो। हाँ, ये रेकमेंड किया जाता है कि रेड कलर जो है उससे अवॉइड किया जाए, क्योंकि रेड कलर अगर कोई भी आप देखें रेड कलर पहना होगा किसी ने तो अट्रैक्ट कर रहा होता है, उस रेड कलर के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन जा रही होती है, तो मेंबर इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को फोकस करने के बजाय आपके कपड़ों के ऊपर फोकस करना शुरू हो जाएगा, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, तो आप इस चीज़ से अवॉइड करें। ठीक है, तो रेकमेंड किया जाता है कि जो अगर पैंट कोट पहन कर जाना चाह रहे हैं तो वो ब्लू कलर का जो है वो पैंट कोट पहने, और उसमें ब्लू के डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं। कोई भी शेड जो भी आपको मुनासिब लगे तो वो आप पहने, या ग्रे कलर को भी आप देख सकते हैं। तो जो भी कलर आपको यानी रेड के अलावा या कोई शौक डार्क कलर जैसे चमकीले कलर होते हैं। फीमेल्स के लिए भी यही होता है कि कोई जो है भड़कीले कपड़े ना पहने जिससे जो है इंटरव्यूअर जो है वो आपके कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट हो, बल्कि ओवरऑल जो है नॉर्मल कंफर्टेबल एक ड्रेसिंग होनी चाहिए आप लोगों की। तो उसके बाद जो है ड्रेसिंग के बारे में यही चीज़ है, अगर कोई टाई वगैरह पहनती हैं तो वही लोग टाई पहने जो जिनको आदत है टाई पहनने की, और जिन्होंने पहनी है बचपन में जिनको आदत है। तो ये जो गला तंग कर देती है टाई और अजीब सा मामला हो जाता है। ठीक है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है टाई बंधवा रहे होते हैं उधर आकर कि टाई बांध दो, तो मेरा ख्याल है अवॉइड करना चाहिए। मैंने भी किया शुरू में, लेकिन फिर बाद में मुझे फ़ील हुआ अब मैं शलवार कमीज़ ही पहन कर जाता हूँ जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने दिए। तो हालांकि मैं पैंट कोट पहन लेता होता था, लेकिन फिर भी बंदा इतने अरसे बाद पैंट कोट पहने तो फिर अजीब सा ही होती है चीज़। तो ये आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पैंट कोट वाले ये। उसके अलावा अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है आपका और आपका पेट निकला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो शलवार कमीज़ पहने। वाइट कलर की शलवार कमीज़ हो, ऊपर जो है आप वास्किट वगैरह लाजमी पहने, मौसम भी सर्दियों का है। और उसके अलावा भी ऊपर से कुछ पहनना रिकमेंडेड होता है, अच्छी बात है। आप ये अभी मैं भी आपके सामने बैठा हूँ तो देखें ऊपर से पहना हुआ अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरीके से ऊपर से कुछ ना कुछ आप पहने। तो शलवार कमीज़ या पैंट कोट ये दो चीज़ें होती हैं। बाकी शूज़ जो हैं वो आपने फॉर्मल लेने हैं, अगर शलवार कमीज़ है तो बगैर लेसिस वाले, और अगर पैंट कोट है तो आपका जो है लेसिस वाले शूज़ आप पहने। तो उसके बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाएं, 2 सेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कोरोना जो सर्टिफिकेट है उसका अरेंज करके रखें। ठीक है जी, और इंटरव्यू के टाइम पर पहुँचें, और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि भाई जाना है तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। वो स्टाफ होता है पीपीएससी का वो चेक करता है। तो उसके बाद जो है आपको वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है। तो वेटिंग एरिया के अंदर किसी से कोई क्वेश्चंस वगैरह ना पूछें कि क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या हो रहा है। चुप करके उधर बैठें और ज़्यादा भी अपने दिमाग को घुमाएं ना कि मैं पूरी दुनिया का नॉलेज इधर बैठ के मैंने गेन करना है, इस तरह से ना। दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ें, अल्लाह ताला पर ईमान रखें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। कोई अखबार है तो उस अखबार को पढ़ें। ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा थॉट्स अपने दिमाग में ना आने दें, अवॉइड करें उन थॉट से। ठीक है, और पूरा जो टाइम है सुकून से बिल्कुल अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। आपका पूरा फोकस हो नहीं पा रहे होंगे आप, लेकिन आपने कोशिश करते रहना है, अपने दिमाग को कहते रहना है कि भी रिलैक्स हो। ठीक है, क्योंकि नर्व्स की गेम होती है, आपका कॉन्फिडेंस शेकन हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये प्राइमरी जो है इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के लिए। आप कुछ भी, और क्योंकि सीट बड़ी है, प्रेशर भी बड़ा है, और नर्व्स जो की गेम ये मैटर करेगी। जो अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेगा और जो अपने आप को सही तरीके से उधर जो है कंपोज रख पाएगा, उसी की सिलेक्शन होनी है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद जब आपने इंटर होना है तो इंटर होते हुए आप लोगों ने लाजमी जो है इजाज़त लें। एक तो इजाज़त लेने के अलावा थोड़ा सा आपका सही मैंने देखा है अक्सर लोग जो है मे आई कम इन सर इस तरीके से नहीं, मे आई कम इन सर, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे थोड़ा सा आपका साउंड हो, पता चले कि आप आए हैं
यानी थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, आपकी जो वो हार्मोन आपके डिस्टर्ब हुए हुए हैं वो भी थोड़ा सा सेटल डाउन होंगे, और जो है जाकर आप सुकून से जाकर बैठें। तो जब वो आपको कहें कि बैठें तो आप बैठ जाएं। ठीक है जी। उसके बाद ये तो आपका एंट्रेंस हो गया, आपकी ड्रेसिंग हो गई, ये चीज़ें हैं, और इनके ऊपर ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, इजी रहें। जैसे कोई फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है तो उसमें जाना होता है, तो ये भी वैसा ही जाना है। तो ये जो चीज़ें मैंने बता दी हैं ये इनफ है। ठीक है। इंट्रोडक्शन उसके बाद आ गया कि इंट्रोडक्शन जो है ये नॉर्मली जो है पीपीएससी में इंटरव्यू के दौरान इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन आपका मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। बाज़ मेंबर्स जो हैं वो आपको कंप्लीट इंट्रोड्यूस करवाने का मौका देते हैं, तो अगर और कह देते हैं कि भाई कंप्लीट अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो वो मैं डिटेल जो है अब यहाँ पर पब्लिक किसी मेंबर के बारे में बात करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो अगर जो है यानी कौन से मेंबर डिटेल में देते हैं, कौन से मेंबर नहीं लेते, तो उसके बारे में जो है मेरा एक ग्रुप है, इंशाल्लाह उनको मैं बता दूंगा। तो अब आपके लिए ये बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो जो है कि भाई अगर आपको बताते हैं कि कंप्लीट इंट्रोड्यूस करें, तो आपका क्या होता है जी। आपने, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। एक तो अपनी स्पीड को, मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इवन कि मैं खुद भी इस चीज़ का जो है ना, मुझे भी प्रॉब्लम था कि स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ। शुरू से आदत, बचपन से आदत। तो फिर मैंने इसको अब सेटल डाउन किया, अब मैं आहिस्ता बोलता हूँ। तो वहाँ पर आपने कोशिश करना है कि स्पीड आपकी स्लो हो, ना कि आपका वॉल्यूम स्लो हो, स्पीड आपकी स्लो हो। जैसे माई नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, आई बिलोंग टू मुल्तान सिटी, आई हैव अ फैमिली ऑफ 8, my father, a retired government official from MEPCO, Multan Electric Power Supply Company, a mother and wife, and 7-year-old son, 2-year-old daughter, and my younger brother and sister also living with me. I got my primary and secondary education from government school in my area, Gulgasht Multan. I did a DAE, Diploma of Associate Engineering, from Swedish Institute of Technology, Multan. I have completed telecommunication engineering from Islamia University, Bhavalpur in 2016. Then I joined a private telecommunication company for 1.5 years. Then I realized in private job there is no permanency or secureness of job. Then I started preparation of competitive examination like PPSC, SPSC, and others. I have given many tests of PPSC as well as of FPSC, and I also cleared many tests of PPSC as well as of FPSC. Currently, I am working as a sub-inspector in Cooperative Societies Multan, and I also teach comparative examination student at Ikra Bilal Education System. I also have a YouTube channel and Facebook page. तो इस तरीके से आराम आराम से आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है देना है। ये देखें, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अब अक्सर लोग मैं देखूंगा कि वो इसी को कॉपी करना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरी लाइफ है, और मैंने इसको बयान किया है। आप अपनी लाइफ में देखें, अपनी चीज़ों को देखें, अपने हिसाब से बनाएं अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये सारा रियलिटी है। मैं कुछ यानी इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए कि जो वहाँ पर झूठ साबित हो जाए। ठीक है, इस तरह का कोई एरियाज आपने इस तरह के नहीं उनको बता देने, सोच नहीं लेना कोई, यानी स्ट्रांग पॉइंट बताने के चक्करों में कुछ झूठ बोलना शुरू हो जाए। झूठ ना बोलें, जो सच है जो हकीकत है वो ही बोलें आप। ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन, ये उर्दू में भी आपको तैयार होना चाहिए। उर्दू में भी ऐसे ही, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से है। हम फैमिली में 8 लोग हैं। मेरे फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल हैं मैपको से, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी से। और उसके अलावा मेरी फैमिली में मेरी मदर और मेरी वाइफ और मेरा एक 7 साल का बेटा और एक बेटी, और मेरा छोटे बहन और एक भाई जो है वो भी मेरे साथ रहते हैं। मैंने अपनी जो है इब्तदाई तालीम अपने इलाका गुलगश्त मुल्तान से हासिल की है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग फ्रॉम स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान से। मैंने अपनी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2016 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मुकम्मल की। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में तकरीबन 1.5 साल के लिए काम किया। तो वहाँ पर मुझे ये महसूस हुआ कि इस जॉब के अंदर जो है जॉब सिक्योरनेस नहीं है, जॉब यानी सिक्योर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के ऊपर जो है मुझे निकाल दिया गया। उसके अलावा जो है मुझे ये भी फील हुआ कि यहाँ पर परमानेंसी भी नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को हासिल करने के लिए और अपनी
करियर के अंदर ग्रोथ हासिल करने के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी मुकाबले के इम्तिहान की, पीपीएससी और एफपीएससी के जो इम्तिहान होते हैं इनकी। और मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए और बहुत सारे टेस्ट मैंने क्लियर भी किए। और अ, अभी हालिया तौर पर मैं जो है सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मुल्तान में जॉब कर रहा हूँ। और साथ में मैं इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम में मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी है। थैंक यू सर। तो ये उर्दू के अंदर एक मेरा तारुफ है। उसके अलावा तारुफ के बाद अब इसी तारुफ में से बाज़ वो आपकी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कुछ बात पूछ लेंगे आपसे, आपके नाम के हवाले से कोई बात पूछ सकते हैं, आपके डिप्लोमा डीई के कौन से सब्जेक्ट से, तो ये पूछ सकते हैं। या आपसे पूछ सकते हैं आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो इन तमाम चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। और ग्रेजुएशन जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जैसे मेरी, तो इसके सब्जेक्ट्स का मुझे आइडिया होना चाहिए। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, कंसाइजनेस और कंक्रीट, कोहेसिव, इस तरह की चीज़ें, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है। तो उसके बारे में 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन वैसे भी आपको पता होनी चाहिए कौन से होते हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, यानी आपको बोलते हुए भी आप बड़ा प्रिसाइज बोल रहे हो। और ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब इस इंट्रोडक्शन में अगर आप लोग कोई स्ट्रांग पॉइंट और कोई वीक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। तो स्ट्रांग पॉइंट्स में उस तरह का स्ट्रांग पॉइंट ऐड कीजिएगा कि जो जिसको आप डिफेंड कर पाएँ। ऐसे स्ट्रांग पॉइंट ना बनाइएगा कि जिसको बाद में आप डिफेंड ना कर पाएँ। ठीक है। और वीक पॉइंट भी आपको खुद से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछ लें तो फिर आपको जो है बताना पड़ेगा, तो वो सोच लीजिएगा कि आपने क्या बताना है। जैसे मेरे से अगर पूछें तो मैं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं उसके बारे में बात कर दूंगा। तो उसके अलावा ये भी लाजमी एक सवाल पूछ लिया जाता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। तो उसमें अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा माई इमीजिएट गोल इज़ टू सिक्योर अ गुड गवर्नमेंट जॉब एंड देन जो है गेट प्रोग्रेस इन दैट। तो उसके अंदर जो है ना मुझे फिर तरक्की, मुझे एक यानी एक इमीडिएट गोल ये है कि मैं सरकारी नौकरी एक अच्छी हासिल कर लूँ, उसके बाद फिर उसी डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस करूँ, यही होता है। तो ये आपका भी यही आंसर होगा आई थिंक। क्योंकि लेकिन ये है कि अगर कोई 25 साल का कैंडिडेट है, कोई 24 साल का कैंडिडेट है, तो वो ये बता सकता है कि भाई सर माय प्लान इज़ टू डू सीएसएस और पीएमएस। ठीक है जी, मेरे इस तरह के प्लान हैं। अगर आपका वाकई ही प्लान है और आपको सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने सोच रखा है कि आपके कंपलसरी कौन से हैं, आपके ऑप्शनल्स कौन से हैं, और आप उसके ऊपर वाकई ही वर्क कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर बताइए। ये जो है आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि भी अपने करियर के हवाले से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है और सोचता है उस बारे में। और यानी ऑब्जर्वेटरी है, खुद की लाइफ को सोचा हुआ है इसने और प्लान किया हुआ है चीज़ों को। तो ये बड़ा अच्छी एक चीज़ है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बता दी आपने। तो उसके बाद फिर नॉर्मली जो है करंट अफेयर से रेलिवेंट कोई क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे आजकल आपको पता है पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बहस छिड़ी हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है। और ये अभी जो रीसेंट इंटरव्यू हुए हैं कुछ बच्चों के 127G के, और मेरे भी 2 इंटरव्यू हैं, एक 31 को और एक 2 तारीख को। 2 इंटरव्यूज़ हैं मेरे। तो मैं इंटरव्यू दूंगा ये, और वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि शेयर करूं, और जो है ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है। तो जो है, और मेंबर्स के बारे में भी, मेंबर्स के बारे में तो नहीं बता सकते ना, तो बाकी आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी जितनी भी होगी वो बता दी जाएगी। तो अब इंट्रोडक्शन हो गया। अब करंट अफेयर्स के रेलिवेंट में आपको बता रहा था, ये पूछा जा रहा है ये सवाल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप बताएं कि जी अमेरिका के अंदर बेस्ट जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है, और उसके अलावा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ सारे के सारे जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उधर। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती हैं, और प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लेजिस्लेटर को। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तान में है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो इसमें जी रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटर को, यानी हमारी नेशनल असम्बली और जो सेनेट है इसको। और अगर यूएस की बात करूं तो वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 मेंबर हैं, और 3 उनके कैपिटल से 438 हो गए, और 100 सेनेटर्स होते हैं। तो ये दोनों मिलकर जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो चुनता है फिर सदर को।
और फिर उनका प्रेसिडेंट बन जाता है। यानी वहाँ पर भी यानी इनडायरेक्टली सदर चुना जाता है। लेकिन वो सदर जो है बाद में उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अगर वज़ीर बनाना है तो उसका सेनेटर होना लाजमी है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर होना। तो वो कोई भी अपनी कैबिनेट बना सकता है, इसमें इंडिपेंडेंट होता है वो। ठीक है। और यानी उसके पास बड़ी पावर्स होती हैं। तो ये आप बताएं। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर वो आपसे राय मांगते हैं तो पाकिस्तान में बताएं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अयूब खान साहब के दौर में उनके पास अगर जो है कंट्रोल था, उनके पास अगर ताकत थी, तो उन्होंने जो है उसे डिकेड ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, 1960s की जो डिकेड है। तो ये बताएं, मेंशन करें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेहतर है अगर पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर देखा जाए, अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। या अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जैसे इसमें एक आप बात बता सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डिस्पैरिटी है कि पंजाब के अंदर जो है मोर देन 50% पॉपुलेशन है, तो प्रेसिडेंट हमेशा ही जो है पंजाब से होगा। तो ये आप बता सकते हैं। तो इस तरीके की बात की 18वीं तरमीम जो है कंप्रोमाइज़ हो जाएगी प्रेसिडेंट से। तो इस तरीके की चीज़ बता सकते हैं। जो डिफेंड करना चाहते हैं उनके पास डिफेंस के बहुत ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए। यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों आपने स्टडी करके जाना है। तो इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसके अंदर सी पैक के अंदर सी पैक कैसे गेम चेंजर है। ये $46 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट है विच कैन बी गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इसके ज़रिए से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर जो है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो वहाँ पर डेवलप होगा और वहाँ की आवाम को भी उसके इवेंचुअली फ़ायदे होंगे और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़ा पॉजिटिव एक कदम है। उसके बाद जो है सी पैक वैसे भी जो रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसको इम्प्रूव करने के लिए बड़ा हेल्पफुल है। उसके अलावा जो हमारी एनर्जी की जो शॉर्टेज है, अब एनर्जी की सरप्लस हो गई है, तो साहिवाल कोल पावर प्लांट, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिजली के एतबार से इलेक्ट्रिक जो बिजली की जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाइना सी पैक के अंडर लगा रहा है। उसके अलावा BRI के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जी ये बेल्ट से मुराद रोड है और रोड से मुराद मैरी टाइम रूट है। मैरी टाइम रूट यानी शंघाई से निकलता हुआ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ ये जो है हम्बनटोटा सी पोर्ट से होता हुआ मंबासा सी पोर्ट तक, कीनिया तक जाता है और फिर यहाँ से जो है रेड सी के रास्ते जो है यूरोप के अंदर भी जाता है और फिर इधर से दूसरी तरफ जाते हुए अटलांटिक इंडियन ओशन को क्रॉस करके अटलांटिक ओशन से फिर साउथ अमेरिका तक भी जाता है। ये इसका मैरीटाइम रूट है। ये बताएं कि यानी 3 कॉन्टिनेंट को जो है जोड़ने की ये एक जो है कोशिश है और जो बहुत ही एम्बिशियस आइडिया है शी जिनपिंग का, 2013 में स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंदर जो है 6 प्रोजेक्ट्स हैं बुनियादी तौर पर, जो है जिसके ज़रिए से चाइना, मंगोलिया, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया और टर्की, और चाइना जो है टर्की और यूरोप, और जो है एक रेलवे लाइन भी जो है वो बिछाई गई है जो कि ये कार्गो कार्गो के एतबार से जो कि आई थिंक जो है जर्मनी से आगे एक लास्ट है उसकी फ्रांस की है आई थिंक सी पोर्ट वहाँ तक पहुँची हुई है। तो यानी ये बताएं आप उनको BRI के बारे में। BRI के बारे में आपको पता होना चाहिए। अरब स्प्रिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अभी 2011 में शुरू हुआ था, किस तरीके से अब इसके जो है कहाँ तक पहुँचा है, अब इसके क्या असरात हैं, लीबिया के ऊपर इसके क्या असरात हैं और तुनिशिया के अंदर इसके क्या मामलात हैं। इस चीज़ को पढ़ें तो करंट अफेयर्स के ऊपर आपको जो है मुकम्मल जो है आगाही होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट डिपार्टमेंट, तो आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से पता होना चाहिए कि तहसीलदार का काम क्या होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, क्या काम करता है, थोड़ी बहुत जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग जो है तहसीलदार अभी वो बने नहीं हैं तो उससे पहले तहसीलदार से भी ज़्यादा कुछ पता करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो इतना ज़्यादा पता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं डेवलप कर लें, आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर वो कोई बहुत ही टेक्निकल आगे से सवाल पूछ ले तो आप उसे अच्छे तरीके से सॉरी कह दें, उसे कहें सर इंशाल्लाह डिपार्टमेंट में जाकर मैं ये चीज़ें सीख लूँगा। तो मुझे पता है अक्सर लोग अब पूरे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में जाएंगे, उधर अपने सारे काम सीखेंगे, तहसीलदार से पहले तहसीलदार बनने की कोशिश करेंगे। तो मेरा एक पर्सनल, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा ये एक पर्सनल ज़ाती तजर्बा है कि डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जो है वो इंफॉर्मेशन
जो है मेरी सिलेक्शन भी हुई है, वो एक सीट पर भी मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने कहा था सीट के बारे में, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं। ठीक है जी। उसके अलावा भी मुझे जब भी डिपार्टमेंट के बारे में मेरे से पूछा है तो मैंने तो यही कहा है कि थोड़ा बहुत बस उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। जॉब डिस्क्रिप्शन अब अवेलेबल नहीं है, आ जाएगी ये मेरा ख्याल पीपीएससी की वेबसाइट पर, तो वो पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तहसीलदार से पहले तहसीलदार बनने की कोशिश ना कीजिएगा। ठीक है। बाकी चीज़ों के ऊपर, बाकी एरियाज़ के ऊपर जो ज़रूरी हैं, जो अहम हैं, जैसे करंट अफेयर्स, और इसमें वो जो सेंटर वाला मेंबर है उसको भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा इन्वॉल्व हो। और उसे भी पता होता है कि इसे एक बच्चे को कैसे पता होगा जिसका पहला इंटरव्यू, उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पूरी वर्किंग कैसे पता होगी। हाँ, थोड़ा बहुत आप रिसर्च वर्क करके जाएं, ये ना हो कि बिल्कुल ही आप नील हों। ठीक है। तो हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट से रेलिवेंट। और बाकी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मसाइल हैं, एफएटीएफ के जो मामलात हैं, पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना है, अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, और इसके अंदर अफ़गानिस्तान का जो इशू है, तालिबान के बारे में आपकी क्या राय है, और टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो ये एरियाज़ जो हैं इनके ऊपर अपनी एक ओपिनियन जो है वो जनरेट करें, और बताने की आपके अंदर सलाहियत हो, और अंग्रेज़ी के अंदर बताएं। और लास्ट में बल्कि ये मैं बात करूँगा, क्योंकि इसमें 100 नंबर का अंग्रेज़ी का पेपर था, तो आपको इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपको जो है वो अबूर होना चाहिए। आप इसके अंदर आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस वो आपसे बनवा सकते हैं, पंक्चुएशंस के बारे में वो पूछ सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। उसके अलावा सेंटेंस वगैरह वो लाजमी बनवाएंगे आपसे, और आपकी बेसिक ग्रामर को लाजमी चेक करेंगे कि आप किस तरीके का जो है आपकी ग्रामर है, वोकेबलरी किस तरीके की है, स्पेलिंग वगैरह किस तरीके के हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लाजमी फोकस कीजिएगा कि आपको पता हो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, कौन सी कंजंक्शन होती हैं, कंजंक्शन क्या होती हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होती है, जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं, किस तरह से ये काम में आती हैं, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस की जितनी भी टाइप्स हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यानी इंग्लिश ग्रामर का आपने पेपर पास किया है, आपकी वोकेबलरी का टेस्ट था वो, आपकी ग्रामर का टेस्ट था, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कब यूज़ होता है, कलेक्टिव नाउन जो है जब डिवाइड होता है तो जो है ये प्लूरल वर्ब ले लेता है, और जब ये वैसे इस्तेमाल होता है तो सिंगुलर के तौर पर कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन वैसे सिंगुलर यूज़ होता है। लेकिन और इसके फिर सेंटेंस बनवा लेते हैं, जैसे ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन, तो ये एक यूनानिमस डिसीजन है। तो उसके बाद ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर देखें प्लूरल एक में ले लिया। इस तरीके की एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। और उसके बाद जो है कंक्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ठीक है जी। और नाउन की सारी टाइप्स जो हैं, नाउन के ऊपर आपको वर्ब, वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक वर्ब कौन सी होती है, डायनामिक वर्ब कौन सी होती है। और जो है उसके अलावा जो है आपको वो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं ये। और हो सकता है कुछ इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था। तो अंग्रेज़ी आपकी लाजमी टेस्ट होगी, तो इन चीज़ों को सबको रिवाइज करके जाइएगा। तो बाकी मैंने अक्सर लोगों को देखा है स्पीड लगाना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ भी आप लोगों ने बतानी है उनको बड़े ध्यान से बतानी है, और बड़े आराम से बतानी है। आपने जल्दी नहीं करनी, आपने जल्दी नहीं करनी। वो कोशिश करवाएंगे आपसे कि आप जल्दी करें, आपके अंदर की जो हड़बड़ाहट है उसको वो सामने लेकर आएँ, आपके अंदर की बेसकूनी को वो बाहर लेकर आएँ। लेकिन आपने मुतमईन रहना है, बैठना है, सुकून से बैठना है, आराम से अपना काम, आप जो प्लान करके गए हैं, जो क्वेश्चंस आपने रेडी किए हैं, जो आंसर्स आपने रेडी किए हैं, जो आपका ओवरऑल नॉलेज है, अगर कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बारे में आपने क्या है, आपने जो है प्रोवोक नहीं होना। आपको वो अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर इंस्टिगेट करते हैं या आपको कोई चीज़ कहने की कोशिश करते हैं, आपने स्माइलिंग फेस रखना है। और जो है अंग्रेज़ी अगर जिसकी अच्छी है तो वो अंग्रेज़ी में अगर इंटरव्यू ओवरऑल देना चाहता है तो लाजमी अंग्रेज़ी में दे। ठीक है जी। तो अगर इसकी नहीं अच्छी तो वो उर्दू में दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके का। तो आप लाजमी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, और यही चीज़ें होनी हैं। और टोटल इंटरव्यू जो है वो आपका 10 से 15 से 20 मिनट का होगा।
ठीक है जी। तो बाकी इसके अलावा जो मेरे से पर्सनल गाइड लेना चाहते हैं तो और मॉक इंटरव्यू मुझे देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उनके इंट्रोडक्शन के अंदर या उनको टॉपिक वगैरह तैयार करवाने के हवाले से मज़ीद गाइड करूं, तो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे, तो वो फिर राब्ता करें तो इंशाल्लाह कोई कंपोजिशन बनाते हैं कि आपको मेरे लिए भी ये ऑनर की बात है कि आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म से तहसीलदार अगर 25-30 लोग लगते हैं तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी। और जो है इंशाल्लाह हमज़ा है, आसिम मुश्ताक है, उसके अलावा जो है सैयद अली हैदर बुखारी है, उसके अलावा कफ़ायतुल्लाह रावलपिंडी से हैं, और उसके अलावा भी आकिब जावेद है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ग्रुप में हैं, हमारे साथ तहसीलदार के कैंडिडेट्स हैं। लास्ट टाइम भी 127G में भी उनको गाइड किया गया था, उनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आपको जो है उस ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल मेरे से गाइडेंस चाहिए होगा, मेरा टाइम चाहिए होगा, तो उसके कुछ चार्जेस होंगे। तो बाकी ये गाइडेंस आपके लिए फ्री है, क्योंकि अब जो है बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे होते हैं तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे भी कुछ मिल रहा होगा और आपको भी कुछ मिल रहा होगा तो ये मुनासिब रहेगा। तो जो है आप रब्ता करिएगा लाजमी, अगर जो लोग गाइडेंस लेना चाहते हैं, वरना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मज़ीद भी अगर इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करें, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एक दो करंट अफेयर्स को मॉडल आंसर्स के तौर पर लाजमी आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से आंसर देने चाहिए। तो आई होप कि ये तमाम मालूमात जो हैं आपके लिए मुफीद होंगी। और हाँ, वापसी उठते हुए उनको थैंक यू लाजमी करें कि सर थैंक यू, और बेहतर तरीके से थैंक यू करें। कुछ आप सोच के जाना चाहते हैं तो सोच कर जाएं कि भाई मैंने थैंक यू किस तरीके से कहना है और किस तरीके से मैंने बाहर आना है। तो और आराम से आखिरी जो आपका इंप्रेशन है वो भी बड़ा मैटर करता है, वो भी बड़ा अहम है। तो आखिरी इंप्रेशन भी अच्छा छोड़ें उनके ऊपर, ठीक है। तो बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो मैं लाजमी कोशिश करूंगा कि उनको लाजमी आंसर करूं, ठीक है। तो थैंक यू जी।